हेलो। आज हम बात करेंगे कि इज़राइल का पार्लियामेंट वहाँ पर एंटी नेतन्याहू गवर्नमेंट के खिलाफ वोट देने वाला है और मैं हूँ राजकमल। तो चलिए इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। राइटर्स में एक न्यूज़ रिपोर्ट हुई कि इज़राइल सीनेट, वहाँ की जो संसद होती है उसे सेनेट कहते हैं, KNESSET। तो इज़राइल का जो सेनेट होगा वो वोट देगा नई सरकार के लिए। और वो नेतन्याहू का जो रिकॉर्ड, जो कि एक तरीक़े से चल रहा था रीजन, एक तरीक़े से रिकॉर्ड टाइम तक वो प्राइम मिनिस्टर वहाँ के बने रहे, वो अब ख़त्म हो जाएगा। इंडियन एक्सप्रेस ने भी ऐसा ही रिपोर्ट किया है कि इजराइल सीनेट टू वोट ऑन न्यू गवर्नमेंट इन नेतन्याहूज रिकॉर्ड रीजन। और फिर से तो देखिए, इज़राइल के जो अभी करंट प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू साहब, वो वहाँ पर लगातार 12 साल से पावर में है, मीन्स 2009 से पावर में है। और संडे मीन्स आज वहाँ पर वोटिंग हो रहा है वहाँ के पार्लियामेंट में। अगर ये वोटिंग, अगर उनके अपोजिशन वाले अगर जीत लेते हैं तो उनका जो 12 साल का जो ये लंबा रीजन जो था वो ख़त्म हो जाएगा। और एक तरीक़े से उनके ऑपोजिशन की जीत होगी, जो पिछले कई सालों के चुनाव में उनके ऑपोजिशन उनके सामने टिक नहीं पा रहे थे। तो उनका ऑपोजिशन बहुत ज़्यादा डिवाइडेड था, तो वो यूनाइट हुआ और उनके ऑपोजिशन में वोट भी कर रहा है, जिससे कि 12 साल से वो लगातार प्राइम मिनिस्टर हैं। और पहले भी वो 3 साल तक प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, तो इस हिसाब से वो कंट्री के सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। तो नेतन्याहू जो हैं वो 71 ईयर्स के हो चुके हैं और अभी तक के इज़राइल के पूरे हिस्ट्री में मोस्ट डोमिनेंट इजरायली पॉलिटिशियंस हो चुके हैं। मीन्स वहाँ के जो वो फाउंडिंग फादर थे डेविड बिन गुरियन, उनसे भी ज़्यादा वो डेविड बिन गुरियन जो थे वो 12 साल तक ही वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बन पाए थे। तो ये 15 साल से वहाँ के प्राइम मिनिस्टर रहे। तो आप देखा जाए तो उनकी भी रिकॉर्ड ये तोड़ चुके हैं। तो देखिए, लेकिन इनके जो कार्यकाल में पिछले 2 साल में 4 चुनाव हो चुका है, मीन्स 4 वहाँ पर लोकसभा चुनाव हो चुका है। और पिछला चुनाव वहाँ पर मार्च 23 को हुआ था, मार्च 23 2021 को हुआ था। तो इससे वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी फैली हुई है। तो वहाँ के जो भी विपक्ष हैं वो चाहते हैं कि एक आए और जो कि सुरक्षित गवर्नमेंट आए, जो कि बार बार इलेक्शन ना करवाने पाए, एक तरीक़ा से स्टेबिलिटी दे इसराइल में। तो वहाँ की संसद को जो सेनेट कहा जाता है, जेनेट। और ये जो वर्ड आप देख रहे हैं इसे यहूदी भाषा में लिखा हुआ है, हिब्रू भाषा में। तो ये वहाँ का लोगो है। और मैं बता दूं कि वहाँ की जो पार्लियामेंट है वो यूनिकैमरल है, मीन्स वहाँ की जो सदन है वो एक ही उसका ये पार्ट है। जैसे कि इंडिया में आप देखेंगे तो हमारा जो पार्लियामेंट है वो राज्यसभा और लोकसभा में डिवाइडेड है, तो ये बाई कैमरल हुआ। लेकिन वहाँ का जो पार्लियामेंट सेनेट है वो यूनिकैमरल है, मीन्स वो 2 पार्ट में नहीं डिवाइड हुआ है, वो एक ही पार्ट में, तो इसे यूनिकैमरल हम बोलेंगे। तो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू साहब 2009 से, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, अल्टरनेट प्राइम मिनिस्टर, इसे आप उप प्रधानमंत्री से कंपेयर कर सकते हैं। तो वहाँ पर हैं बेनी गेंट्स साहब जो कि 17 में 2020 से हैं। फिर से वहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सीट्स वहाँ के पार्लियामेंट में ओनली 120 है, मीन्स 120 सीट वहाँ की संसद में है। और फिर से अगर आप देखें तो वहाँ की जो केयर टेकर गवर्नमेंट है, मीन्स नेतन्याहू साहब की जो अभी गवर्नमेंट है उसे केयर टेकर कहा जा रहा है। अगर वो संसद में जीत जाएंगे तो फिर सरकार बना लेंगे, नहीं जीतेंगे तो उनका अपोजिशन सरकार बनाएगा। तो केयर टेकर जो उनकी गवर्नमेंट है वो 54 इसके पास सीट्स है। लेकिन आपको पता ही है कि डेमोक्रेसी में जो भी 51% ऑफ सीट्स लाता है वो अपनी सरकार बनाता है। तो यहाँ पर अगर आप 120 पूरा ये है, 120 सदन की बहुमत है। अगर यहाँ पर सदन की जो वैल्यू है वो 120 सीट्स का है और यहाँ पर आपको सरकार बनाने के लिए 61 सीट्स की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पर तो नेतन्याहू साहब की गवर्नमेंट के पास 54 सीट्स ही हैं। तो यहाँ पर लिकुड जो पार्टी है वो उनकी अपनी पार्टी है, लिकुड पार्टी, तो उसके पास 30 सीट्स है। फिर सास पार्टी जो उनकी सबको अलाई है पार्टी, उसके पास 9 है। ब्लू एंड वाइट पार्टी जो कि बेनी गेंट्स की है, जो कि वहाँ के उप प्रधानमंत्री जो हैं, उनके पास 8 सीट है। फिर यूनाइटेड तोरा जुडाइज्म इनके पास 7 सीट है। लेकिन इनके ऑपोजिशन के पास जाइएगा तो इनके ऑपोजिशन इसलिए बोल रहे हैं कि हम हटा देंगे नेतन्याहू साहब को, क्योंकि हमारे पास बहुमत है, हमारे पास वोट है। कितना वोट है? तो 66 वोट है। लेकिन उनको सरकार बनाने के लिए कितना चाहिए? तो उनको सरकार बनाने के लिए चाहिए 61 वोट्स की ज़रूरत है।
तो वहाँ पर येस अतीत पार्टी के पास 17 है, यामिना के पास 7 है, लेबर के पास 7 है। तो ऐसे ही आप देखिएगा तो बहुत छोटी छोटी पार्टियां हैं जिनके पास बहुत ही कम वोट, जैसे ये ताल पार्टी जिसके पास 2 है, बलात के पास 1 है, न्यू होप 6 है, मेरेज 6 है, राम पार्टी उसके पास 4 वोट है, इंडिपेंडेंस भी है इसके पास 1 वोट है, मकाई है इसके पास 2 है। तो ऐसे ही छोटी छोटी पार्टियां इकट्ठा हुई है और उन्होंने उनके वोट का कलेक्शन हुआ है, कलेक्टिवली वैल्यू हुआ है 66 वोट। तो इसीलिए वो चैलेंज कर रहे हैं। तो आप यहाँ बोलेंगे कि ऐसा नहीं है कि वहाँ की क्यों नहीं, वहाँ की कोई भी मतलब इंडिविजुअल पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा वोट आया है। तो देखिए मैं बता दूं कि वहाँ पर जो इलेक्शन प्रोसेस जो होता है वो हमारे इंडिया की तरह नहीं होता है। इंडिया में क्या होता है, इंडिया में होता है कि मान लीजिए कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी हुआ, वो कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम मान लीजिए पटना हो गया। तो पटना में अगर टोटल वोटर होते हैं 10 लैक्स और वहाँ पर अगर टोटल कैंडिडेट्स होते हैं तो 3, अगर तो उसमें जो फर्स्ट आता है उसको अगर फर्स्ट आता है और उसको अगर 4 लाख वोट मिलते हैं तो जीत गया। जो सेकंड आता है उसको 3,50,000 मिलता है और जो थर्ड आता है उसको भी मान लीजिए 3,50,000 मिलता है। तो जो 4 लाख जो वोट लाया मीन्स यहाँ इंडिया का सिस्टम है कि जो वोटिंग पैटर्न हुआ, वोटिंग पैटर्न में जो सबसे ज़्यादा वोट लाता है वो सांसद बन गया और वो उसके पार्टी का एक एक मतलब कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गया। लेकिन इजराइल में ऐसा नहीं है। इजराइल में पहले इलेक्शंस हो जाता है, वहाँ की सारी कॉन्स्टिट्यूंसी में लोग वोट डालते हैं, उस वोट की गिनती किया जाता है और वोट की गिनती से पूरे टोटल वोट से डिवाइड कर दिया जाता है। डिवाइड कर दिया जाता है तो उसी को हम लोग पार्टी लिस्ट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। पार्टी लिस्ट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बारे में मैं बताता हूँ। जैसे वहाँ की लिक्विड पार्टी जो कि बेंजामिन नेतन्याहू की पार्टी है, तो उसको टोटल वोट्स तो मिले थे 24.19%। तो इसी के हिसाब से मान लिया गया कि उसकी पार्टी को मिला है 25% वोट। तो 120 का 25% बना दिया गया 30 सीट्स। तो जैसा कि मुझे लगता है आप समझ चुके होंगे। और जो ब्लू एंड वाइट पार्टी है, ये बेनी गेंट्स की वहाँ के प्रधानमंत्री की ये पार्टी है, तो इनको आया था 6.63% वोट। तो 6.63% यानी कि 120 का 6.63% 8 आता है, तो इनको 8 सीट दे दिया गया। इंडिया की तरह नहीं है कि इंडिया में जैसे मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी को इंडिविजुअल आता है 37% वोट, लेकिन उसको अगर सीट्स में कन्वर्ट अगर किया जाए, कितना कॉन्स्टिट्यूंसी वो जीती, तब तो वो 303 जीत गई है। तो इंडिया में फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, लेकिन यहाँ पर पार्टी लिस्ट प्रोपोर्शनल सिस्टम है। तो ये पार्टी लिस्ट प्रोपोर्शनल सिस्टम के बारे में आप समझ चुके होंगे। तो ये पार्टी लिस्ट प्रोपोर्शनल सिस्टम जो है वो सिर्फ इजराइल में ही नहीं है, बल्कि अल्बानिया में है, अर्जेंटीना में, आर्मेनिया में, ऑस्ट्रिया, ब्राज़ील, बुल्गारिया, क्रोशिया, कंबोडिया, इस्टोनिया, फिनलैंड, इजराइल, पोलैंड, स्पेन और भी काफ़ी छोटी छोटी देशों के पास है। तो इससे होता ये है कि इजराइल में आज तक देखिए, इजराइल में इतनी छोटी छोटी पार्टियां क्यों हैं? क्योंकि इजराइल में प्रोपोर्शनल सिस्टम पर वहाँ पर वोट जो होता है, सीट जो होता है, उसको बांटा जाता है। तो इसी कारण वहाँ पर आज तक किसी भी पार्टी को 50% से ज़्यादा वोट किसी को नहीं मिल पाया है। हाईएस्ट अभी तो नेतन्याहू साहब की पार्टी को 24% वोट मिला है। तो 50% वोट आज तक किसी को नहीं मिला। इसलिए वहाँ पर हमेशा से या 1948 से वहाँ पर की सरकार चल रही है। मीन्स वहाँ पर कोलिशन गवर्नमेंट ही काम कर रही है। मीन्स कोलिशन गवर्नमेंट यानी संयुक्त सरकार ही काम कर रही है। इसलिए देखेंगे कि ये जो बेंजामिन नेतन्याहू साहब की पार्टी है वो इतने पार्टियों के साथ मिलकर सरकार चला रही है। फिर से ऑपोजिशन में इतने करीब 10-12 पार्टी मिलकर सरकार चलाएंगी, क्योंकि किसी एक इंडिविजुअल पार्टी का वोट जो होता है वो 50% को क्रॉस नहीं किया है। तो मुझे लगता है कि आप ये कॉन्सेप्ट समझ चुके होंगे। तो बेंजामिन नेतन्याहू साहब का जो टेन्योर है वो पूरा हो चुका है और ये जो है वो इन साहब का ये जो इनका नाम है बेनेट साहब। तो ये बेनेट साहब जो हैं, तो बेनेट साहब की पार्टी का नाम है यामिना। तो यामिना जो है, ये बेनेट साहब ही वहाँ के अगर संसद में अगर ये लोग नेतन्याहू जी की पार्टी और अलायंस को हरा देता है तो ये बेनेट साहब ही वहाँ के अगले प्राइम मिनिस्टर होंगे। और इनकी पार्टी का नाम है यामिना और इनको आप देखेंगे संसद में मिला हुआ है मात्र 7 सीट, क्योंकि वो 6.2% वोट ही पाए हैं वहाँ के इलेक्शंस में।
खैर मैं बता दूं, बेंजामिन नेतन्याहू, मैंने जैसे कि आपको बताया कि सबसे लंबे समय तक इसराइल के हिस्ट्री में प्राइम मिनिस्टर रहे, 15 साल 92 दिन तक। क्यों? और फिर से वहाँ के पहले प्राइम मिनिस्टर का नाम डेविड बेन गुरियन है, जो कि 13 साल 127 दिन तक वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने रहे थे। वो मीन्स 1948 से फिर से 1955 तक रहे, फिर 1955 में वो इलेक्शन हार गए, फिर दूसरा टर्म वो जीते, उसमें 7 सालों तक रहे। फिर से वहाँ पर एक महिला प्रधानमंत्री भी रह चुकी हैं, और वो रही हैं 1969 में ही वहाँ पर एक महिला प्रधानमंत्री बन चुकी थी। जब इंडिया में आप बता सकते हैं उसमें इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, तो इजराइल में भी एक महिला वहाँ की प्रधानमंत्री थी, उनका नाम था गोल्डा मेयर। वो वहाँ के 5 साल और 19 दिन तक प्रधानमंत्री बनी रहीं। तो थैंक्स। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। सो घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क पहनिए, और इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी जरूर कीजिए। और इस वीडियो का PDF लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक्स।